राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? राजनीति में आना कैसे हुआ? तो कॉलेज के दिनों में वीपीवी का मेंबर था, लेकिन कोई चुनाव या राजनीति में उस समय आने की कोई सोच ही नहीं था। कोई चुनाव लड़ा था और उसके बाद गरीब कमजोर जो लोग थे उनकी कोई समस्या होती थी उसका समाधान। पहला चुनाव कब लड़ा था? पहला चुनाव 2012 में लड़ा था। जैसे हम देखते हैं 3 चुनाव हुए, पहले में और अब में क्या फर्क है? बेसिकली मैं जानना चाह रहा हूँ विकास कार्य ऐसा क्या किया आपने, ऐसे कौन से काम किए आपने? तब यहाँ पे सड़कें नहीं थी, नालियाँ नहीं थी, बुरा हाल था, सफाई व्यवस्था नहीं थी। बेसिकली बहुत ग्राउंड लेवल पे पूरा मॉनिटरिंग करके काम और किया। जहाँ थोड़े दूसरे तरीके से भी कोई कनेक्शन करवाने थे लाइनों में, वो भी हमने मतलब यहाँ पे करवाए। विकास कार्य हुए हैं, आपने कराए हैं पहले में और अब में बहुत चीजें बदला हुआ। नहीं, बिल्कुल 5 सालों में फिर हमने यहाँ पे 7 करोड़ की काम कराए अपने क्षेत्र में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे मेहमान, वो हैं दिल्ली के मधु विहार वार्ड 136 से पूर्व पार्षद श्री पवन राठी जी। वर्तमान में राठी जी की जो धर्मपत्नी हैं वो अभी वहाँ से करंटली काउंसलर हैं, पार्षद हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं राठी जी का हमारे शो पे। नमस्कार राठी जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, एक बार जनता को अपना परिचय आप दीजिए प्लीज। नमस्कार सभी को, मैं पवन राठी पालम विधानसभा में मधु विहार वार्ड से पूर्व निगम पार्षद और नजरगढ़ जोन का पूर्व चेयरमैन रहा हूँ और अब फिलहाल महरौली जिले में उपाध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, हमें बुलाने के लिए और हमें थोड़ा समय देने के लिए। सर, शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो एक बेसिक सवाल से। राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? राजनीति में आना कैसे हुआ? कब राजनीति में आए? किस तरीके से शुरुआत करी? तो कॉलेज के दिनों में वीपीवी का मेंबर था, लेकिन कोई चुनाव या राजनीति में उस समय आने की कोई सोच ही नहीं थी, ना कोई चुनाव लड़ा था। लेकिन उसके बाद जैसे 2000 में यहाँ पे रावण दहन का प्रोग्राम करने लगे और उसके बाद यहाँ पे लोगों के कोई गरीब कमज़ोर जो लोग थे उनकी कोई समस्या होती थी उसका समाधान करने लगे। वो आते थे कि भाई ये कोई परेशान करता था, कोई बात होती आते थे तो उनका समाधान करते थे। तो जो ये इस तरीके के जब काम करते थे तो एक अपने हैं आदरणीय मामन जी हैं और एक डॉक्टर थे उस समय, उन्होंने कहा कि भाई आपको ना राजनीति में आना चाहिए। मैं यार राजनीति में हम आके क्या करेंगे, हमारे को तो ये विषय नहीं आती है ना, हमारे को कोई इंटरेस्ट इसमें। कह रहे नहीं, जिस तरीके के तुम काम करते हो ना वो राजनीति में और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो। आप गरीब आदमी का, शरीफ आदमी का, जो जरूरतमंद है उसका भला करते हो, उसकी मदद करते हो, तो राजनीति में आके बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो बस उस समय दिमाग में बात लगी और उसके बाद से फिर धीरे धीरे मतलब अपने आप ही राजनीति की तरफ चलते गए। ठीक। अच्छा, पहला चुनाव कब लड़ा सर? पहला जो आपका चुनाव था वो कब? पहला चुनाव 2012 में लड़ा था। काफी अच्छे मार्जिन से जीते थे ऐसा? हाँ, उसमें कोई 3700 के करीब का मार्जिन रहा था पहले चुनाव में। और उस समय थोड़ा पब्लिक में आना जाना तो था, लेकिन पब्लिक ज़्यादा व्यवहार को नहीं जानती थी कैसा व्यवहार है, लेकिन अच्छा उसमें चुनाव पब्लिक ने साथ दिया। 3700 का मार्जिन रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा चुनाव आपका? दूसरा चुनाव तो बहन ममता धामा लड़ी थी यहाँ से हमारी बीजेपी से और उसका मार्जिन हमारा कोई 9000 के करीब का रहा। दिल्ली में दूसरे नंबर का मार्जिन, जीत का मार्जिन रहा था 2017 का जो चुनाव था एमसीडी का। ठीक है, उसके बाद फिर एक चुनाव आप और लड़े, तीसरा भी करंटली अभी जो 2022 में चुनाव लड़े थे जिसमें मेरी मिसेज आपकी सुषमा पवन राठी जी लेडी सीट थी तो वो कैंडिडेट थी, तो उसका भी हम 5500 का मार्जिन हमारा जीत का रहा, जो पूरी लोकसभा में सबसे पहले नंबर पे हमारा जीत का मार्जिन रहा था। अच्छा, क्या कारण है, मतलब पब्लिक इतना क्यों आपको वोट दे रही है, क्यों इतना सपोर्ट कर रही है? मार्जिन अच्छा क्यों निकल के आ रहा है एक वार्ड चुनाव में? ये तो लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं, खड़े रहते हैं, कोई भी समस्या हो उसको अपनी समस्या मानते हैं, उनका समाधान करते हैं। तो यहाँ पे जब हम चुनाव लड़े थे तब यहाँ पे सड़कें नहीं थी, नालियाँ नहीं थी और जो इवन यहाँ पे कोई जगह ही नहीं थी कि कूड़ा डलाव भी हम खोल दें, यहाँ पे कूड़ा डलाव भी हम कर लें। और जो हमारे जेई थे, मलेरिया सर्कल के थे जो हमारे, और हॉर्टिकल्चर वाले थे और एसआई जो हमारे सैनिटरी वाले थे, उनके लिए बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं थी यहाँ पे। तो कोई असल में जगह ही नहीं थी इस वार्ड में और बड़ा बुरा हाल था, सफाई व्यवस्था नहीं थी और कच्चे रोड थे।
तो जगह जगह लोगों ने अपने घर के बाहर ही गड्ढे से बना रखे थे, उसी में नाली भी आनी थी, उसी में पानी वानी डालते थे और ऊंचे नीचे रास्ते थे। इस तरीके का मतलब काफ़ी यहाँ पे जो है काम मतलब हुआ नहीं था पहले। अच्छा, एक ये दिल्ली का जो सबसे मेन मैं देखता हूँ जैसे, तो जगह जगह हर विधानसभा टैंकर दिखते हैं पानी के। अच्छा, यहाँ पर टैंकर नहीं है, उसका कारण मतलब पहले से ही नहीं थे, पहले से अच्छी है? ऐसा है 2013 में हमने इसको अपने वार्ड को टैंकर मुक्त कर दिया था। मतलब टैंकर नहीं आते उस समय हमारे विधायक थे धर्मदेव सोलंकी जी, उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा, क्योंकि जब हम बड़े थे, जब यहाँ पे 800 पॉइंट थे, तो हमने उनसे कहा कि पब्लिक बड़ी परेशान है, खासतौर से माता बहनें, उनकी कमर टूट जाती है, वो मतलब पानी के कैन ढोते ढोते, और उनके आपस में झगड़े भी होते थे। और कई जो कॉलोनी में जो थोड़े से रसूखदार आदमी थे, वो चौधरी बन जाते, उन टैंकरों के मालिक बन जाते थे और लोगों को भरने नहीं देते थे, और पानी भरवाते थे तो उनसे काफ़ी दूसरे तरीके से उनसे व्यवहार भी करते थे। तो उसको देखते हुए बड़ा ये था कि ये यहाँ पे पानी की जो समस्या उसका समाधान करना है। तो उसको देखते हुए उस टाइम विधायक जी थे धर्मदेव सोलंकी जी, उनसे हमने कहा भाई इसको हम अपने वार्ड को जिम्मेदारी हमारे को आप दीजिए, हम करेंगे। तो उन्होंने जिम्मेदारी दी। उसको देख के हमने हर गली में, हम और मेरे साथी थे प्रदीप धामा जी, हम घूमे गली वाइज, और घूम के हमने सबसे पहले तो उन टैंकरों की संख्या जो है 4 घरों पे 1 टैंकर इस तरीके से करी। और उसके बाद जहाँ जहाँ पानी नहीं था हमने नोट करा, और जहाँ हमारे को 2 लाइनें 3 लाइनें भी डलवानी पड़ी गली में, जो बड़ी गलियाँ थी, वहाँ मैंने उन लाइनों को डलवाया। बेसिकली बहुत ग्राउंड लेवल पे पूरा मॉनिटरिंग करके काम को और किया। जहाँ थोड़े दूसरे तरीके से भी कोई कनेक्शन करवाने थे लाइनों में, वो भी हमने मतलब यहाँ पे करवाए। और उसके कारण यहाँ पे हमारा जो ये टैंक मतलब हमारा जो ये वार्ड है मधु विहार वार्ड, 2013 में ही टैंकर मुक्त हो गया था। तो यहाँ पे कोई 2013 के बाद से कोई भी टैंकर हमारे क्षेत्र में नहीं आता। तो मतलब हर घर में नल के द्वारा पानी 2013 से हमारे यहाँ आ रहा है, पहुंच रहा है। हाँ। हर घर नल वाला जो मोदी जी की स्कीम, जो चुनाव था एमएलए का 2013 में नवंबर में, उससे पहले ही, विधानसभा से पहले ही, हाँ विधानसभा के पहले ही हमारा हर घर में नल के द्वारा पानी पहुंच गया था। ठीक। तो विकास कार्य हुए हैं, आपने कराए हैं पहले में और अब में, बहुत चीजें बदलाव हुई? नहीं, बिल्कुल 5 सालों में फिर हमने यहाँ पे 60 करोड़ के काम कराए अपने इस क्षेत्र में। जो रोड है, नालियाँ, वो सब पक्की करवाई। उसके अलावा स्कूल की नई बिल्डिंग बनवाना, और मरिया सर्कल जो दूसरे वार्ड में था उसको लेके उसकी रिपेयर वगैरह करा के उसको बैठाना, जहाँ डीडीए के बैठते थे जो अधिकारी, उनसे डीडीए से हटा के और वहाँ पे अपने जेई वगैरह बैठाना। एसआई को जो हमारे थे उनको वहाँ पे बैठे ताकि वे उनको जगह मिले, अपना खाना खास के इस वार्ड में ही रहें, उनको मतलब ये करना, डिस्पेंसरी बनवाना। इस तरीके के काम जो हमने 60 करोड़ के काम तो हमने इस 5 सालों में अपने इस वार्ड में किए थे, और जिसका नतीजा यही निकला कि 9000 के मार्जिन से जनता ने पूरा साथ दिया काम को देखते हुए। लोग कहते हैं पानी की राजनीति होती है, पानी चलती है, तो हमारे उन्होंने तो पानी का समाधान किया ना, उसी कारण लोगों ने बहुत वोट दिए। ठीक। अच्छा राठी जी, एक चीज मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा उस विषय पे। अखबारों में देखते हैं और आए दिन बड़ा आप धरना और आंदोलन प्रदर्शन पे बड़ा ध्यान देते हैं, हमने देखा था पीछे भी। अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठेके के बाहर बैठ के धरना करने, प्रदर्शन करने, कुछ लाभ मिलता है उसका? हुआ कुछ बदलाव हुआ उससे? जिससे जनता को फायदा मिले वो काम करने के लिए हम कभी पीछे नहीं हटे, जो किसी भी प्रकार का। तो क्या किस्सा क्या था, किस चीज का आंदोलन? किस्सा तो यही था कि जैसे जो दिल्ली सरकार ने जो पॉलिसी लेके आई थी, जो रिहायशी एरिया में ठेके खोलने की, वो बड़ी गलत पॉलिसी थी। और वो लेके आई थी तो हमारे यहाँ भी 4 ठेके बाहर मार्केट में खुल रहे थे, जबकि ये जो बाहर कोई कमर्शियल रोड नहीं है, मिक्स लैंड यूज है, इसमें ठेका खुल नहीं सकता था पहले। लेकिन जो पॉलिसी वो आई थी उसमें तो रिहायशी एरिया में ठेके खुल रहे थे, तो हमारे भी यहाँ 4 ठेके खुल रहे थे, चारों सैंक्शन हो गए थे। लेकिन जो ठेका खुला पहला, उसी के बाहर हम बैठ गए, और सब कॉलोनी वासियों ने, माता बहनों ने, सबने साथ दिया, सीनियर सिटीजनों ने सबने साथ दिया। लगातार 25 दिन हम वहाँ पे बैठे रहे, और 25 दिन लगातार बैठने के बाद जीत हुई जनता के संघर्ष की, और उस पे सील लगी, बंद हो गए ठेके। बिल्कुल। तो ये एक संघर्ष का नतीजा था, जनता के साथ मिलके जनता के लिए लड़ाई लड़ी तो वो ठेके बंद हुए। और ऐसी सीवर का हो, पानी का हो, कोई भी ऐसा जो जनता से रिलेटेड होता है समस्या, उसके लिए संघर्ष करते रहते हैं। राठी जी, अब तक तो हम बात कर रहे थे अपने वार्ड की, कि आप पार्षद रहे, वर्तमान में आपकी धर्मपत्नी जी हैं काउंसलर, अपने वार्ड का आपने बताया हमने ये काम किया, ये विकास हुआ, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं इसको। अच्छा, अब हाल फिलहाल में क्या, अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, है ना, 2025 अपना फरवरी के आसपास विधानसभा चुनाव होंगे।
तो अगर हम आपके वार्ड से हटके विधानसभा के रूप में देखें तो पालम विधानसभा में क्या लगता है कि ये काम नहीं हुए, ये होने चाहिए? मतलब किन मुद्दों पे इस बार पालम विधानसभा का चुनाव तो रहेगा? मुद्दे पालम विधानसभा में कई हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है सीवर का। जो सीवर डाला गया है वो सीवर बहुत ही घटिया, ओवरफ्लो, मतलब बहुत घटिया डाला गया, जिसमें सामग्री भी बिल्कुल घटिया प्रयोग की गई। दूसरा, वो नीचे से कोई आरसीसी नहीं किया गया, पक्का नहीं किया, प्लस्तर उसके चारों तरफ नहीं किया गया। 6 इंच रेता डालना था वो नहीं डाला। जो गलियां में 10 इंची डाला, उसके बाद 15 गलियों का पानी ले जाने के लिए भी 10 इंची डाल दिया गया। भ्रष्टाचार हुआ है कुल मिलाकर सीवर में। भ्रष्टाचार हुआ और बेतरीके से और घटिया मतलब काम हुआ है ये जो सीवर का। उससे जनता बड़ी परेशान है। महावीर के लिए में भी, हमारे यहाँ मधु विहार में भी, और साधनगर पालम में वो सीवर से बड़ी परेशान है जो डला है। उससे पहले तो लोग यही कहते हैं कि उससे पहले ही सब ठीक था, जब लोगों ने अपने कॉलोनियों में पैसे इकट्ठे करके प्राइवेट सीवर डाल रखे थे। अपने प्राइवेट सीवर कॉलोनियों में डाल रखे थे, वो ही बढ़िया थे। लेकिन ये बहुत घटिया सीवर डले। और इसको यहाँ की जो विधायिका भावना गौड़ ने उसने माना भी है। कॉलोनी में RWA ने मीटिंग बुलाई थी मधु विहार में, उसमें माना भी है उसने कि हाँ भी मेरे से गलती हुई है, सीवर गल डले, इनको मैं ठीक करवाऊंगी। लेकिन जब डल गए तो फिर क्या ठीक कराना, वो तो फिर ऐसे कैसे वो खराब। अब जो यहाँ पे हमारे मधु विहार में पानी 120 फुट पे था, आज वो पानी मात्र 3 से 4 फुट पे आ चुका है। तो सोचिए, सारा पानी जमीन के अंदर जा रहा है, कोई निकासी नहीं है उसकी। तो ये तो पॉल्यूटेड हो गया ना पानी, वही गंदगी और सब। हाँ, लोगों की नींव में पानी जा रहा है। और दूसरा, उस सीवर ओवरफ्लो होता है, उसका पानी निकासी नहीं है, वो बार बार भर जाते हैं। तो पानी की जो लाइन जारी होती है, जब मोटर चलाते हैं तो वहां से भी पानी जब चलता है तो गंदा पानी आता है। तो एक तो सीवर की समस्या बड़ी भयंकर है, और दूसरा गंदा पानी आने का। और तीसरा, जहाँ पानी नहीं है, महावीर किले में पानी नहीं है। हमारे वार्ड में महावीर किले में काफ़ी जगह पानी नहीं है, ऐसी पालम में पानी नहीं है, साधनगर में भी कुछ एरिया में पानी नहीं है। तो जो पानी लाना था, जो सीवर की समस्या ठीक करनी थी, उस पे बिल्कुल जो दिल्ली सरकार भी और विधायिका भी दोनों फेल रहे। अच्छा, सीवर की बात से याद आया कि जब मैं आ रहा था आपके पास तो मैं आपका थोड़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, मैं देखने के लिए, थोड़ा सा आपके बारे में जानने के लिए। अच्छा, उसमें मैंने देखा कि सीवर को लेके तो आप भी करवाते रहते हैं। मैंने देखा पानी आप साफ करवा रहे हैं, खुद स्वयं वहां जाके सीवर पास खड़े हो गए, साफ सफाई करवा रहे हैं। वो जब हमने ये कोरोना टाइम की बात है, जब लोग बाग त्रस्त हो गए, लोग बाग जा के फ़ोन करके अपनी बातें उनको कहे कि जब कोई सुनने को विधायिका तैयार नहीं हुई, जल बोर्ड के अधिकारी तैयार नहीं हुए, और वे मतलब लोगों से मिल नहीं रहे थे। तो क्योंकि ये विधायिका के क्षेत्र अधिकार का था, विधायक के क्षेत्र अधिकार का सीवर और पानी का काम होता है, तो हमने भी ये सोचा भी वही करेंगे। लेकिन जब इंतजार किया 1.5-2 महीने तक नहीं आया कोई, और गलियों में पानी भरा हुआ था 2-2, 3-3 फुट, तो उस समय फिर ये आया कि भैया वो तो उन्होंने तो सोचना नहीं कुछ या देखना नहीं कुछ, तो अब हमें कुछ करना पड़ेगा। वही कि एक पार्षद रहते हुए जो विधायक काम करता है उन कामों को आप करते हैं। मैंने वही देखा, मैंने कहा ये तो विधान नहीं, फिर उन्हीं को, उनके लिए ही फिर हमने काम किया। अपने इंजन मंगाए, इंजन हमने लगाए, एक जगह से पानी खींच के दूसरी जगह डालने लगे। और दूसरा, जहाँ पे पानी का कनेक्शन करना था भी सीवर का, इस मेन होल से उसमें कर देते तो पानी निकल जाए, तो ऐसे भी कनेक्शन करवाए। तो उसमें काफ़ी वो हमने काम करा। और जो उनके दूसरा पार्टी कार्यकर्ता थे उस समय, वो उनको भी समझाया कि आप इस तरीके से काम करवाओ इसको। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वो फिर आरोप लगाने लग जाते थे। कुछ तो करते थे कि भाई ये जान के रात को डाल के कि इसमें देखो ये पत्थर निकल रहे हैं, बोरियां निकल रही, कौन कर रहा है। तो फिर लगा कि ये काम करते करते भी ये कभी बदनाम ना करें, तो फिर ये काम उनको कार्यकर्ताओं को समझा के कि आप इस तरीके से कर लो भैया, हम अपना वाई नहीं लेना चाहते। हमारा काम है जनता की जो समस्या है उसका समाधान करने का। वहाँ भी पॉलिटिक्स घुस गई, वो पॉलिटिक्स उन्होंने घुसा दी वहाँ पे कि ये तो कामयाब हो गए और ये कर रहे हैं, जनता की नहीं तो सोची, इसको कैसे हम इनको फेल करें या आरोप लगाएं। तो आरोप लगाने लगे। तो फिर हम कहा, इस चलो आप आरोप लगा रहे हो, हम इसमें हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन हमने करके दिखाया, तो अब आप इसको संभालो करो। वही 0-0 वही गलियां भरी पड़ी हैं, वही पाइप जो टेम्परेरी सॉल्यूशन करके पाइप लगा दिए गए हैं, मोटरें और वो जो है वहाँ पे खड़ी रास्ते रोक के खड़ी कर दिए गए हैं, गलियों में से पाइप निकाल दिए गए हैं। लेकिन 4 साल से बड़ा विश्वास पार्क, खास तौर से A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक और ये क्या नाम ओल्ड राजापुरी, बड़ा नर्क वाला जीवन, T एक्सटेंशन, बड़ा नर्क वाला जीवन जी रहे हैं। लेकिन
उन पे कोई असर नहीं है, कोई सेहत पे फर्क नहीं है। तो जब कोई कंप्लेंट आती है तो हम उस चीज़ को, कंप्लेंट को थोड़ा सा ठोक के कहते हैं तो वो हो जाती है, अपने स्तर लेकिन हाँ अपने स्तर पे। लेकिन वैसे लोग नरक का जीवन जी रहे हैं उनके 10 सालों के राज में, तो कोई सोल्यूशन। सबसे बड़ा मुद्दा सीवर का है बेसिकली, सीवर का और पानी का, पानी का दूषित पानी बेसिकली, जो साफ पानी नहीं है। और नहीं, पानी कई जगह है नहीं, और दूसरा है तो वहाँ पे दूषित पानी है वही। तो ये दो मुद्दे सबसे बड़े रहने वाले हैं इस बार पार्लियामेंट विधानसभा। हाँ, बड़े मुद्दे ये हैं। इसके अलावा और भी हैं जो 60 साल से ऊपर के होते जा रहे हैं। आज वे 68 साल के हो चुके हैं, 67-68 साल के हो चुके हैं। 8 साल से कोई पेंशन नहीं लगी उनकी, जो उनका अधिकार है, जो सरकार ने दे रखा है कि भी पेंशन जो भी 60 साल से ऊपर होगा उसकी लगेगी, लेकिन वो नहीं लगाई जा रही है। तो हमारे पास आते हैं। अब हमारे पास एमसीडी की पेंशन थी, लेकिन 5 साल हो गए वो एमसीडी की पेंशन हमारे से ले चुके हैं दिल्ली सरकार। तो हमारे पास अब कोई पेंशन नहीं है, तो हम भी मजबूर है। तो एक ये पेंशन का मुद्दा, जो बुजुर्गों को थोड़ा सा अपना खर्चा कर लें, दवाई पानी ले आएँ, उसके लिए जो ये 2500 रुपये के करीब पेंशन है जो नहीं मिल रही है, ये एक मुद्दा है। और एक है गरीब आदमी है, किराएदार है, जो राशन कार्ड नहीं बन रहे 10 सालों से उनके। तो एक वो राशन कार्ड का भी बड़ा मुद्दा है कि भाई राशन कार्ड सुना है, जैसे कोरोना में आई थी भी 4 लाख फर्जी राशन कार्ड धारी है, हाँ। और वो उनको हटाया नहीं जा रहा। अगर वे हट जाएं तो गरीब आदमी को उसका फायदा मिल सकता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। वो कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, वो सोचने का विषय है। बिल्कुल, क्योंकि जिनके अधिकार में होगी वही कर रहे होंगे काम। बिल्कुल। राठी जी, जैसे विधानसभा चुनाव अभी आने वाले हैं, ठीक है, अभी फरवरी में, तो पालम विधानसभा में भी दावेदारों की लिस्ट लंबी है। हाँ जी, टिकट को लेकर बिल्कुल। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से, ठीक है। अच्छा, उस सूची में आपका भी नाम एक प्रमुख चेहरे के तौर पे आता है। अच्छा, मतलब आप भी चाह रहे हैं पार्टी टिकट दे, आप भी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा वार्ड से ऊपर, है ना? हर कोई कार्यकर्ता जो काम करता है, हाँ, पार्टी के लिए कर रहा है, तो वो चाहता ही है कि ये आगे बढ़े, करेक्ट। तो उसको हाँ, तो अब जैसा समस्या क्या, देखिए, अब वार्ड तक सीमित है तो आपके पास लिमिटेशन है, यहीं तक करा सकते हैं, है ना, काम, जैसे आपकी सोच, आपका विजन है। विधानसभा में होंगे तो पूरी विधानसभा को साथ लेके चलेंगे, जो मुद्दे उन पर काम करेंगे। अच्छा, अब ये तो बात ठीक है, विजन आपका समझते हैं, मुद्दे समझते हैं, काम कराए, अच्छी बात है, लेकिन पार्टी आपको ही कंसीडर क्यों करे, उसका कारण क्या? मतलब टिकट मांगने वाले और भी बहुत सारे, सभी के पास अपने विजन है, सबके हैं इसमें, तो जो काम कर रहा है कार्यकर्ता सबके अपने विजन होते हैं। पार्टी आपको ही कंसीडर क्यों करे, ऐसा क्या खास है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे को ही कंसीडर करे या वो एक अलग हो। तो पार्टी का देखो एक प्रोसीजर है, सर्वे करवाती है पार्टी, कई सर्वे होते हैं, उन सर्वे के आधार पे देखते हैं। और भी कई कारण होते हैं, भाई कैसी छवि है, क्या है, मतलब कई चीजें देखती है पार्टी। अच्छा, क्राइटेरिया क्या होता है पार्टी का टिकट को? बीजेपी का अगर हम देखते हैं कि सर्वे सब बताते, सर्वे के ब्याह पे करती है, पैनल में, ये सब चीजें होती हैं, क्या क्राइटेरिया क्या होता है? जैसा लग रहा है ना, जो देखो पहले क्राइटेरिया क्या रहे हैं, क्या हुए हैं, उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो अब की बार है, अब की बार जैसे पार्टी बड़ी सीरियस ले रही है इन चीजों को। हाँ, इस बार का चुनाव बहुत भाई हमारे को किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी, बिल्कुल, तो उसको देखो लेके चले, तो क्राइटेरिया यही है, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको देंगे। तो उसके लिए पब्लिक की क्या डिमांड है, पब्लिक क्या चाहती है, उसके लिए सर्वे हो रहे हैं। और सर्वे के आधार पे ज्यादातर मैं बता रहा हूँ, जो भी सीटें सर्वे के आधार पे अब की बार पार्टी देने वाली है। तो कोई उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये कैसा आदमी है, या ये पहले विधायक रहा है या नहीं रहा है, या कोई पार्षद है या नहीं है, या जीता है हारा है, नहीं। उसकी सर्वे के आधार पे जनता जिसको चाह रही है, जनता में उसकी क्या छवि है, जनता क्या चाहती है, किसको चाहती है, वो जो सर्वे में आएगा उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी टिकट देने जा रही है। इस बार जो चर्चाएं चल रही हैं, जो हम मीटिंगों में जाते हैं पार्टी की, वो हमारे बड़े बड़े सीनियर नेता जो कहते हैं, जिस तरीके का अब वे बातें करते हैं कि पब्लिक में जाके काम करो, पब्लिक में रहो, और अकेले होर्डिंग पोस्टर से कुछ नहीं चलेगा। सर्वे के भी, हाँ, सर्वे के उस पे आएगा। होर्डिंग पोस्टर तो कोई भी लगवा देगा, वो ही दिखेंगे, लेकिन पब्लिक क्या चाहती है, तो वो एक लग रहा है कि उसके हिसाब से ही टिकट इस बार पार्टी देगी। अच्छा, पार्टी इस बार बड़े जबरदस्त मूड में लग रही है कि सरकार बनाए दिल्ली में, क्योंकि लगातार देखिए, आप देखेंगे ना, लोकसभा में तो भाजपा और विधानसभा में जब आते तो आम आदमी पार्टी, है ना। तो इस बार लग रहा है कि बीजेपी पूरे मूड में है, काफी अच्छी सीटें लाना चाह रही है पार्टी, पूरा एकदम बिल्कुल सीरियसली ले रही है काफी इस बार चुनाव को। अच्छा, अब जब हम इस बात पे आई गए हैं, अपने मतलब अपने हम स्टेट को लेकर जब चलते हैं, तो एक मुद्दा ये रहता है कि
बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, मोस्टली यही रहता है दिल्ली में, है ना, और थर्ड पे शायद कांग्रेस, अगर हम कह सके तो। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तो आम आदमी पार्टी, सॉरी। तो आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने शिक्षा को लेकर बहुत काम किया है, अस्पताल हो गए उनको लेकर हमने बहुत काम किया है दिल्ली के अंदर, है ना, हॉस्पिटल्स हो गए, शिक्षा हो गई, ये सब चीज़ों को बार बार पार्टी गिनाती है। अच्छा, तो क्या मतलब बीजेपी इन मुद्दों पे बात नहीं करती, या उन्होंने, आपकी पार्टी ने काम किए हैं ऐसे कुछ शिक्षा या अस्पताल को, स्कूल्स को लेकर, या इन सब चीज़ों को लेकर ऐसा कोई मुद्दा? नहीं, देखो ये मुद्दे आप पार्टी के रहे हैं। शुरू में तो थोड़ा लगा, जैसे मोहल्ला क्लिनिक खुले थे, हाँ वही, और एजुकेशन की बात हुई, शुरू में तो लगा कि हाँ भी कुछ करेंगे, और हमारे को भी लगा, पब्लिक को भी लगा था। लेकिन उसके बाद जो वो लगा 2013 की सरकार थी उसमें जी। लेकिन उसके बाद जो 15 और 20 की जो भी इनका 10 साल का टाइम पीरियड रहा, तो वो निकला कि हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। वो दिखाना था बस 13 में, 49 दिन की सरकार में। हाँ, उसके बाद तो 10 साल से हम देख ही रहे हैं। एजुकेशन में ये कहते हैं 28 लाख का कमरा, अभी मैंने डिस्पेंसरी में 2 कमरे बनाए हैं, मात्र 12 लाख में 2 कमरे, जो ये 28 लाख का बताते हैं एजुकेशन। दूसरा, कोई भी नया स्कूल की बिल्डिंग वाला विधानसभा में तो बन के तैयार हुई नहीं है। ठीक है जी, हमारे वार्ड में एक स्कूल की बिल्डिंग थी, एक स्कूल है हमारा प्राइमरी, उसकी हमने बिल्डिंग बनाई नहीं। दूसरा, जैसे हेल्थ में बोलते हैं, हेल्थ में मेरे यहाँ वार्ड में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, एक मावनी किले में जरूर है, वो बंद रहता है। और अखबारों में भी हमने तो पढ़ा, एक्सपायरी डेट की दवाएं दी जाती है उनमें, और दवाएं फ्री हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज फ्री और दवाएं फ्री। ये तो भारत जब से आज़ाद हुआ, जब से हमारे बड़े बूढ़े ही बताते आ रहे हैं कि फ्री है, और हम भी जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, कोई पैसे नहीं लगते। तो ये तो कोई नई बात नहीं है कि फ्री तो कुछ है फ्री। हाँ, इसमें हेल्थ में हमने डिस्पेंसरी खुलवाई है अपने यहाँ तिरंगा चौक पे, हमने डिस्पेंसरी खुलवा रखी है। 2017 में वो खुलवाई थी हमने, फरवरी में, और आज तक 7 साल हो गए। बढ़िया डिस्पेंसरी चल रही है, MBBS डॉक्टर बैठते हैं और बढ़िया दवाइयाँ दी जाती हैं। तो एजुकेशन और हेल्थ में हमने काम किए हैं। इनके तो कोई काम, विधायिका जी के तो कोई काम हमारे तिरंगा चौक से याद आया, आपने बताया भी डिस्पेंसरी, तिरंगा चौक पे देखो कोई काम अच्छा किया ना, पर जो आपके विधायक जी हैं इन्होंने झंडा बड़ा अच्छा लगवाया। नहीं, उनका नहीं है ये। अच्छा, नहीं, ये तो हमने लगवाया। अच्छा, हाँ बिल्कुल लगा। हाँ, अच्छा, नहीं, काफी शानदार एकदम बड़ा। अच्छा, वो आपने लगवाया? बिल्कुल 111 फुट का झंडा, ये 2016 में हमने लगवाया। विधायक ने नहीं, वो विधायक वाले दूसरा, ये विधायक वाला आप जाके देखेंगे तो ये विधायक वाला नहीं है। तिरंगा चौक पे जो वो आपने लगवाया? हाँ बिल्कुल, वो 111 फुट का है। वो उसमें पत्थर भी आप देखोगे तो उसमें हमारे आदरणीय सांसद रमेश दुड़ी जी का बड़ा योगदान रहा, और उन्होंने उसमें वो जो हमने जगह देख के उनको बताया, इन्होंने ठीक है यहाँ पे आप लगाओ, उनका पूरा योगदान रहा, तो हमने झंडा हमने लगाया। अच्छा, वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, तिरंगा झंडा जो, और उसका चौक का नाम ही अब तिरंगा चौक, राजापुरी तिरंगा चौक। बिल्कुल। हाँ, नहीं ये ठीक है, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम है ये। मैं पहले जब आ रहा था मैं सोचा कोई काम हुआ, आप बता रहे हो नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा तिरंगा बहुत अच्छा, उसका एक बारे में जिक्र जरूर करूंगा। मैंने कहा वो अच्छा लगा, जब हम लोग गाड़ी मोड़े तो चौक पे देखा तिरंगा। हम नहीं लगा। अच्छा, देखिए राठी जी, अब तो हो गई है राजनीति की बात, अब करते हैं थोड़ी सी अपनी पर्सनल बात। जहां तक मुझे दिखता है, पता लगता है, लोगों से हमने सुना, बात हुई कि जनता में आप समय ज्यादा देते हैं। फिर जो आपकी वाइफ है वो वर्तमान में अभी काउंसलर हैं, पार्षद हैं, तो वो भी राजनीति में मतलब समय देती होंगी, ऑब्वियस सी बात है, अपना वार्ड को समय है ना, इन सब चीजें, पॉलिटिक्स। ये देखो, एक तो हमारा ना संयुक्त परिवार है जी, तो जॉइंट फैमिली। हाँ, जॉइंट फैमिली इकट्ठा, तो उससे काफी थोड़ा सा सारा मिल जाता है। जैसे पहले तो मैं ही था राजनीति में, तो भाई, और राजनीति में देखो अपनी पर्सनल लाइफ तो एक तरीके से खत्म सी बात, बहुत ही समय परिवार को दिया, तो उसमें तो हम लगे ही रहते थे। लेकिन अब जैसे 2022 में लेडी सीट थी, तो मिसेज अब निगम पार्षद बनी, तो वो भी सुबह 10 बजे से लेके और कोई 1-1:30 बजे तक यहाँ पे आती हैं, ऑफिस में बैठती हैं, और जब आती हैं तो अपना साफ सफाई को भी देखती हैं। तो जाती हैं, कभी फट्टी लगी होती है, वहाँ खड़े हो जाना करना, मतलब वो भी देखती हैं। और उसके बाद जो है मिड जोन की कोई मीटिंग है, हाउस है, उनमें भी आना जाना अपना करती है। लेकिन ज़्यादातर उसके बाद के जो भी कोई सुख दुख में जाना है, ब्याह शादी में, उस काम को थोड़ा मैं ही संभाल लेता हूँ, क्योंकि बच्चे भी हैं घर पे, तो वहाँ भी जाके देखना होता है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन ये है कि मेरे को उस चीज़ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो ब्याह शादी भी है, जागरण भी है, और भी प्रोग्राम में है, किसी का कोई प्रॉब्लम शिकायत हो जाती है तो शाम को आगे बैठ के उसको भी समय देते हैं, वो भी सुलझाते हैं। तो 365 दिन ऑफिस खुलता है, और किसी भी समय आप 10 बजे से लेकर 8-9 बजे तक तो कभी भी आप ऑफिस आओ, खुला ही मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है हमारी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, कोई त्यौहार भी हो
दिवाली यहीं, होली यहीं, सब ऑफिस पे ही सब यहीं। तो घर की तरफ से बहुत सपोर्ट है, तो संयुक्त परिवार होने का एक फायदा मिल जाता है। मिल जाता है। हाँ, तो ये है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा काम भी कर लेते हैं और आना जाना जगह। अच्छा राठी जी, फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा आपका? फेवरेट स्पोर्ट्स तो रेसलिंग है जी। मैं खुद रेसलर रहा हूँ, तो इसलिए रेसलिंग है। अच्छा, आप रेसलर रहे? हाँ जी, हाँ जी। पहलवानी करते हाँ थे? बिल्कुल। देसी स्टाइल हाँ बिल्कुल। पहलवानी। तो कितने साल करी आपने, छोड़ दी मतलब? अभी कर जाते हैं खड़े? नहीं, अब हाँ, जैसे कोरोना था उस समय चला जाता था। अब तो खैर ये इलेक्शन है, जैसे 22 के बाद से नहीं गया हूँ, उससे पहले चला जाता था। मतलब थोड़ा एक्सरसाइज हल्की फुल्की अपनी कराए चले गए, चलता। और 2002 तक करी थी रेसलिंग, उसके बाद मतलब कम हो गया, मतलब फिर उसके बाद तो कभी चले आगे ऐसा हो गया, नहीं तो रेगुलर 2002 तक करी थी। बाकी फिटनेस पे तो अभी? हाँ नहीं, फिटनेस तो थोड़ा सा अपना देसी स्टाइल का रखते ही हैं। जिम वगैरह जाने का तो टाइम नहीं मिल पाता होगा मेरे? जिम का चले भी जाते हैं, जब थोड़ा सा लगता है कि चलो जिम में भी जाना चाहिए तो जिम में भी चले जाते हैं, लेकिन वैसे अपना ज़्यादातर थोड़ा देसी स्टाइल की एक्सरसाइज का ही थोड़ा सा। मॉर्निंग वॉक वगैरह सुबह में? मॉर्निंग वॉक होगी, डिप्स मार लिए, डंड मार ली, इस टाइप से, मतलब जो देसी हैं वो थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक। अच्छा राठी जी, खाना और बताइए, फेवरेट फूड? फेवरेट फूड तो घर का है, घर का जो भी बन जाता है वही है। बाहर तो मैं नहीं, बाहर में जैसे अगर हम देखें, नॉर्थ इंडियन जाएंगे, चाइनीज पसंद है या इस तरह से नहीं, करके? कोई ऐसे या कोई तली हुई particular चीजें Italian या जैसे? चाइनीज या फास्ट फूड तो कोई पसंद ही नहीं है। अच्छा, बाहर का नहीं खाते? हाँ, मतलब है नहीं। हाँ, ये है कि अगर खाना भी पड़ जाए और बाहर गए हैं तो वही है, मतलब ज्यादातर अपना भाई दाल रोटी खा ली बस। दाल फेवरेट है? हाँ, मतलब दाल रोटी खा ली विटामिन की बस, यही है सोर्स, बढ़िया। ज्यादा। हाँ, या ज्यादा करें तो मिक्स सब्जी या फिर पनीर, यही है। और ज्यादा पनीर भी जो घर का बना हुआ तो घर में खा लेते हैं, बाहर के पनीर बाहर का थोड़ा कम है अवॉइड। इतना ठीक नहीं। अच्छा सर, आइडल किसे मानते हैं आप अपना? आइडल जैसा मैंने कहा, वैसे तो मैं अपने पिताजी को अपना आइडल मानता हूँ, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग आइडल हैं। जैसे राजनीति में आए तो राजनीति में मैं अपने मोदी जी को मानता हूँ, और पूर्व सांसद रमेश दुड़ी जी को आइडल मानता हूँ अपना। और रमेश दुड़ी जी से बहुत हमने सीखा है, और वो सिखाते हैं, वो बताते हैं कि कैसे आप पब्लिक में रहो, पब्लिक के बीच में जाओ, उनका समाधान करो। उनकी बातें जो है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक रहती हैं रमेश दुड़ी जी की। अच्छा, तो कोई खासियत कोई अलग से कोई लगती हो आपको उनके अंदर, कोई एक स्पेशलिटी की ये एक है उनकी अलग सी कोई क्वालिटी आपको दिखती हो? नहीं, अलग से क्वालिटी यही है कि सच के साथ खड़े रहते हैं, मतलब हाँ बिल्कुल ईमानदारी से राजनीति करते हैं, और जो डिजर्व करता है उसका साथ देते हैं। ये नहीं कि भी नहीं ये मेरा खास है या ये मेरा भाई है, ऐसा नहीं। जो लगता है उनको नहीं ये डिजर्व करता है उसका साथ देते हैं, और पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से सुबह से लेके 7 बजे से लेके रात के 2 बजे तक वो दिन रात लोगों के मतलब आना जाना, सुख में दुख में, और उनके समस्या समाधान करने के लिए लगे रहते हैं, तो उससे प्रेरणा मिलती है। तो अपना राजनीतिक गुरु आप विदुड़ी जी को बिल्कुल मानते बिल्कुल हैं, है ना? पूर्व सांसद रहे दिल्ली से विदुड़ी जी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी विधानसभा सीट है पालम, हाँ जी। उसमें जो आपका वार्ड आता है, वार्ड 136, शायद अब चेंज हो गया है मेरे हिसाब से। नहीं, 136 ही है। पहले था, पहले 51 था, उससे पहले 148 था, अब 136। 136। अच्छा, एक बार जनता को आप बताएंगे कि जब आपने मतलब आप राजनीति में आए, आपने चुनाव लड़ा, चीजें हुई, बड़े बड़े काम ऐसे जो नहीं पता हो लोगों को या आप बताना चाहते हो, वो ऐसे कौन से काम हुए थे जो आपने कराए हो बड़े बड़े? देखो, इन इस पीरियड में हमने जो बड़े बड़े काम कराए, एक तो जैसा हम स्कूल की बिल्डिंग बनवाई हमने, नई डिस्पेंसरी हमने यहाँ पे खुलवाई। पहले डिस्पेंसरी नहीं थी? नहीं, पहले डिस्पेंसरी नहीं थी। स्कूल भी नहीं था ना, स्कूल था लेकिन जर्जर अवस्था में था, तो उसकी नई बिल्डिंग बनवाई। फिर हमने डिस्पेंसरी बनवाई, डिस्पेंसरी नहीं थी यहाँ पे। उसके बाद फिर हमने द्वारका सेक्टर 2 में 5 मंजिला, कोई 5 करोड़ के करीब उसकी लागत थी, वो बनवाया, जिसमें हमारे सांसद रमेश दुड़ जी ने के माध्यम से हमने वो बनवाया। ऐसी फुट ओवर जो रोड सेफ्टी को देखते हुए कि बड़े एक्सीडेंट होते थे, लोगों ने कहा कि यहाँ फुट ओवर ब्रिज बनना चाहिए, वो भी हमने फुट ओवर ब्रिज भी हमने वहाँ पे बनवाया। और सारे रोड नालियाँ ये हमने मतलब पहले बनवाया। उसके बाद पार्कों का सौंदर्यकरण,
उसमें ओपन जिम, हर पार्क में ओपन जिम, टॉयलेट, बढ़िया मॉडर्न शौचालय बनवाना, और पार्कों में जो एक्सरसाइज करने के इक्विपमेंट ओपन जिम के अलावा भी लगवाना। ये काम ऐसे ही लगता है विधायक के अंडर आते हैं? नहीं ये सुनने में मुझे लग रहा था फुटओवर ब्रिज, पार्क में बड़े काम वगैरह, बरात घर, डिस्पेंसरी, बड़े काम, ये है बड़े काम। लेकिन इसमें हमारे को ना सांसद जी का सहयोग मिला पड़ा, और एक पार्षद के लिए कराना बहुत बड़ी बात हो जाती है ऐसे काम, इतने और हमारा सहयोग मिला और हमने वो काम करके दिखाया। जब मैं पार्षद बना, जब लोग कहते थे कि भाई शादी करने 1-1.5 लाख रुपए लग जाते हैं, वहां जाते हैं तो गली में करते हैं तो गरीब शो खराब हो जाती है, होते नहीं है, तो बारात घर चाहिए। तो उसके लिए हमने कम्युनिटी सेंटर जो बनवाया 5 मंजिला, वो हमारा सेक्टर 2 में हमने बनवाया। ऐसी पार्कों को लेके लोग बाहर जाते थे, अभी भी जाते द्वारका में, लेकिन जो पार्क है, छोटे पार्क हमारे यहाँ, लेकिन उन पार्कों को डेवलप कराया, उन पे फुटपाथ बनवाया, उन पे ओपन जिम लगवाए, झूले लगवाए, उन पे गजीबो यानी कि हट बनवाई, ताकि बरसात में भी लोग बैठे, गर्मी में भी आराम से बैठे, इस तरीके से हमने करवाया। और कई अभी हमने एक पार्क का भी सौंदर्यकरण किया है, उसमें भी हमने रस्सा चढ़ने का, क्लाइंबिंग रस्सा चढ़ने का लगवाया, और रोड वगैरह लगवाई, और एक्सरसाइज करने के इक्विपमेंट लगवाए, एम्प्टी थिएटर तक बनवाया, उसमें फुटपाथ वगैरह बनवाए, उनमें हाई मास्क लाइट लगवाई। जो छोटी लाइटें वो चोरी हो गई थी, वो सांसद जी के फंड से हमने वो उसमें हाई मास्क लाइटें जो वे हर पार्क में हमने लगवाई, ताकि छोटी लाइटें जो चोरी आती है उनकी जरूरत ही ना पड़े। पार्क में कोई भी, चाहे वो सुबह जल्दी आए चाहे रात को देर से आए, लेकिन रोशनी रहे, अंधेरा ना रहे। हाँ, माता बहनों को या बच्चों किसी प्रकार का उसमें कोई डर महसूस ना हो, या कोई अनहोनी ना महसूस हो उनको, वो हमने करवाए। राठी जी, एक चीज और देखिए, पीसीआर मतलब होता है पुलिस कंट्रोल रूम, आपकी पालम विधानसभा में अलग चलता है पवन कंट्रोल रूम, ये बताइए ये क्या है? नहीं। ये जानना मुझे, ये पीसीआर क्या है, पवन कंट्रोल रूम, ये कौन सा कंट्रोल रूम? असल में क्या था, जब 2012 का चुनाव लड़ रहे थे हम, उससे पहले तो कोई भी समस्या होती, कोई बात होती थी, लोगों के फोन आते थे, तो पहले हम वहां पहुंच जाते थे। अच्छा, किसी भी प्रकार का झगड़ा, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसको लेके तो पहुंच जाते। तो उसमें इलेक्शनों में ये दिया गया पहले पवनाठी पहुंचता है, तो इसलिए वो चलना पड़ा कि पीसीआर यानी कि पवन कंट्रोल रूम। कोई भी बात तो पहले भाई पवन लाठी के पास जाती है, तो कोई भी झगड़ा हो, समस्या हो, समाधान करना हो, कोई किसी भी प्रकार का, तो इसलिए वो पीसीआर जो है ना, पवन कंट्रोल रूम, लोग बाग बोलने लग गए इसलिए। अच्छा, इसलिए वही बड़ा अजीब सा किस्सा है। पीसीआर ये पुलिस कंट्रोल रूम तो सुना था, पवन कंट्रोल रूम ये क्या होता है? मैंने कहा ये मैं जानना नहीं, ये होता है बस लोगों ने दिया, ठीक है, यूथ ने आपको दिया टाइटल इस तरह का, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा राठी जी, राजनीति तो देखिए अपना एक अलग हो गया कि राजनीति लेवल पे आपने ये काम कराए हैं, है ना, बड़े काम हो गए, पार्षद थे। अच्छा, कुछ अपना पर्सनल लेवल पे भी जनता के लिए कुछ ऐसा? हाँ, नहीं, पर्सनल लेवल पे लोगों के लिए जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जो मोदी जी लेके आए योजनाएं, जो जन जन तक पहुंचे, जरूरतमंद तक पहुंचे, जिनको नहीं पता, नहीं पता उनको, वे वहां लोगों तक पहुंचे, उसको पहुंचाने का काम हमने बहुत किया है। जैसे कि 1-2 योजना, जैसे इसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने हो, जिनके गैस सिलेंडर, जैसे 350 परिवारों में हमने गैस सिलेंडर दी। उसके बाद जैसे स्वनिधि योजना, इसमें हमने कोई 700 परिवारों को 10,000, 20,000, 50,000 रुपए तक लोन दिलवाया, ताकि वो रेहड़ी पटरी वाले ब्याज पर किसी से पैसा ना लेके अपना बैंक से ले और आसानी से उनकी किस्त भर दे। जो 10,000 भरेगा, उसके बाद फिर उसको 20,000 रुपए, डबल 20,000 भर दी तो 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए तक वो दिलाए। उसके बाद जैसे अब चल रही विश्वकर्मा योजना, इसको लेके भी हमने अभी 60 जनों के विश्वकर्मा योजना फार्म भरा, और 7 तारीख को हमने कैंप भी लगवा रखा है। उसमें भी यही है कि आप 17 उसमें व्यवसाय हैं, जो झाड़ू बनाना, मछली अचार बनाना, लोहार, सुनार, हाँ, इस टाइप के जो भी है, राजमिस्त्री, इनको 15,000 रुपए किट मिलेगी। इनकी 15,000 रुपए दिए जाएंगे जो किट लेंगे, और फिर 15 दिन की ट्रेनिंग, जिसमें 500 रुपए पर डे इनको मिलेंगे, और उसके बाद लाख रुपए इनको ट्रेनिंग के टाइम पे भी पैसे, हाँ, 500 रुपए। ये विश्वकर्मा योजना का मोदी जी ने उद्घाटन किया था अपने इधर, इसमें सेक्टर हमारे 25 में, तो ये सब भूमि में वहाँ, तो उसका फायदा बड़ा हम लोगों को दिलवा रहे हैं। तो अब उसमें 1 लाख रुपए लोन मिलेगा, फिर 1 लाख भर दोगे आप 18 महीने की किस्तों में, तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो लोगों को मतलब अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए ऐसी मुद्रा लोन हमने लोगों को दिलवाए थे। और पोषण अभियान के तहत हमने अपने यहाँ पे कोई 15 कैंप लगाए थे, जिसमें गर्भवती महिलाओं
और जो 6 साल से नीचे के बच्चे जिनकी एज हाइट देखी हमने कम निकली, तो उनको न्यूट्रिशन की किटें हमने बांटी आदरणीय सांसद रमेश दूरी जी के माध्यम से। बस्ते दी हमने फ्री बच्चे, ताकि उन बस्तों को लेके जो कमजोर वर्ग के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले वो बच्चों हंसी हंसी स्कूल में जाए, उन बस्तों को बहुत बढ़िया बस्ते वो दिए। स्कॉलरशिप जिन बच्चों को पढ़ रहे हैं, जो बच्चे जिनके फादर एक्सपायर हो गए, उनको स्कॉलरशिप हमने दिलवाई। तो सीनियर सिटीजन है, मेट्स है, उनको सम्मान करने का काम, और एक्स सर्विसमैन आर्मी उनको सम्मान करने का काम, हेल्थ चेकअप कैंप वे लगवाने का काम। और तीसरा बड़ा, अभी आपने देखा होगा परसों ही अखबार में आ रखा था कि मोदी जी ने जो दिव्यांग नाम दिया, विकलांग को दिव्यांग नाम दिया है, दिव्यांग, और उनके लिए तरह तरह की योजना लाए हैं और उपकरण, ताकि वे अपना जीवन आसानी से जी सकें। ऐसा इस चीज को भी लेके जो मोदी जी का एक सपना है, उसको हमने कोई 7 कैंप हम लगा चुके हैं, जिसमें लेकिन हमने एक चीज और ऐड करी, दिव्यांगों के साथ साथ बुजुर्गों को भी हमने लिया जो 60 साल से ऊपर है। हाँ, तो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के माध्यम से मोदी जी ने जो है कि ये जरूरतमंद तक चीज पहुंचे, उसको हमारे सांसद जी के रमेश दूरी जी के माध्यम से हमने 7 कैंप लगाए, जिसमें हर कैंप में किसी में 100 किसी में 150 की संख्या रही। उनको वो पहले चेक, डॉक्टर की टीम आती है और चेक करती है किसको किस चीज की आवश्यकता है। किसी को भाई गर्दन और सर्वाइकल तो नेक बैंड उसकी आवश्यकता है, किसी को मेडिकल घुटनों में दर्द है, हाँ, घुटनों में दर्द है तो उसके नी कैप, बेल्ट है, कमर में दर्द है तो कान से नहीं सुनाई दे रहा तो कान से वो मशीन, कान सुनने की मशीन की, और जिससे नहीं चलाया जाता बिस्तर पर, कई ऐसे हो जाता 60 साल से ऊपर कोई बीमारी होगी, पैरालाइज अटैक हो गया, नहीं चल पाते, उनको चेयर पे उनके परिवार वाले घुमा लें, ट्राईसाइकिल। और विकलांग जो दिव्यांग जो होते हैं उनको, उनके लिए हाथ से जो चलाने वाली जो ट्राई रिक्शा, वो बैटरी वाली, मतलब हाँ, वो सारी चीज जो उनके लिए, जो ब्लाइंड है जैसे उनके लिए छड़ी, जो वैसे बड़े बूढ़े हो गए उनके लिए छड़ी, इस तरीके पोर्ट लैट्रिन करने वाले जो बैठ नहीं पाते वो पोर्ट। तो ऐसी जो चीजें हैं ये हमने 7 कैंप अपने मधु विहार में और महावीर किले में, महावीर किले में हम 4 कैंप महावीर किले में लगा चुके हैं और 3 यहाँ पे हमने लगा चुके पहले, तो उनके माध्यम से तो ये वो काम है जो एमसीडी के नहीं है, लेकिन एक जैसे अपने जो हमारे नेता रमेश दूरी जी, मोदी जी, उनको देख के उनसे प्रेरणा लेके ये हम काम करते हैं लोगों के भले के लिए, और उनकी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते ताकि जनता इसका फायदा ले सके। हाँ, अब जैसे मुफ्त राशन था, कोरोना से मुफ्त राशन दे रहे मोदी, बेसिकली मोदी जी प्लानिंग का पार्ट हो गया, आप हो गए एग्जीक्यूशन वाला। हाँ, प्लानिंग तो कर लेते हैं अच्छी बात है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं ग्राउंड लेवल और नियत होनी चाहिए, तो नीति मोदी जी ने करी तो नियत होनी चाहिए नीचे तक लाने। तो नियत ये है कि नियत ये रहती है कि इसको धरातल तक लेके इसका फायदा लोगों को मिले। और वो उसके लिए अगर हमारा कोई समय लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे कितना भी समय लगे हमारे को क्या लगना है, हमारे को बैठना थोड़ा बहुत खर्चा जो होता होगा, लेकिन एक तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है कि महिलाओं के लिए भाई चाहे उज्ज्वला योजना हो, पोषण अभियान हो, और चाहे किसी भी तरीके का कोई भी मतलब समृद्धि योजना हो वो देनी। ऐसे ही सीनियर सिटीजन के लिए उपकरण का देने का जो वो दिव्यांग को देने का हो, ऐसी बच्चों को लेके भी खेलों के माध्यम से हम क्रिकेट के टूर्नामेंट कराते हैं, दौड़ उसी पे आने वाला था। अभी आपने महिलाओं के लिए बताया, बुजुर्गों के लिए बताया, यूथ के लिए क्या मैसेज है? यूथ के लिए ये है मैसेज, यूथ नशे से दूर रहे। हाँ, एक बार सामने यूथ आपको देख रहा है, यूथ को मैसेज दो, आप बताओ। यूथ के लिए मेरा मैसेज ये कि वो नशे से दूर रहे। अगर नशे से दूर रहे ना है तो भाई खेलों में जाना पड़ेगा और खेलों की तरफ अपना ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो खेल की तरफ चला जाएगा ना युवा, वो अपनी सेहत का ध्यान रखेगा और वो नशे से दूर रहेगा। तो खेल कर युवा खेलों में जाए, इसके लिए हम समय समय पर क्रिकेट टूर्नामेंट, वॉलीबॉल टूर्नामेंट, दौड़ के टूर्नामेंट, इस तरीके दौड़ मतलब कंपटीशन ये हम कराते रहते हैं बच्चों के, ताकि वो उसका ध्यान थोड़ा सा कबड्डी के, हमारे अभी सांसद जी ने भी जो स्पर्धा करवाते लगातार कई सालों से करवाता रहे, तो वहाँ पे बच्चों को लेके जाना, उनको पार्टिसिपेट करवाना, तो ये खेल में जो रहेगा वो निश्चित तौर पर अपना ध्यान शरीर का भी, अपने फिजिक्स का भी रखेगा और दूसरा नशे की तरफ कम जाएगा। तो एक ये युवाओं की तरफ हम सोच के चलते हैं। और जैसे कई बार जैसे 12th करिए युवा ने, तो उसको गाइडेंस करने के लिए भी हम यहाँ पे
किसी ना किसी को बुला देते हैं हर साल कि इनको गाइडेंस मिले कि इनको किस फील्ड में जाना है 12th करने के बाद। तो एक वो भी हम युवाओं के लिए करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, नशे के साथ साथ एक चीज जो अभी बहुत देखने में आ रही है, बहुत चीजें देख रहे हैं कि यूथ थोड़ा इधर गैंगस्टर लाइफ की तरफ बड़ा शिफ्ट हो रहा है, बड़ा अट्रैक्ट हो रहा है कि बदमाशी वाले गाने, इस तरह की चीजें। तो मतलब ये क्या ठीक है, मतलब इस तरह से चीजें चल रही है? ये थोड़े कारण समय क्या के लिए ठीक है, उसके बाद तो सबको पता है इसका अंत कितना भयानक होता वही है। वही परिवार इसको झेलता है, चाहे नशा हो चाहे ये गुंडागर्दी हो, जो भी इसको परिवार झेलता है और पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। ये हजार में, ये नहीं कहूँ हजार में, कहूँ लाखों में कोई एक जना लोग उसको देखते हैं, ये नहीं देखते वो जो लाख थे, यानी कि 99,999 उनका क्या हर्ष हुआ, मारे गए। उनका क्या हर्ष हुआ। वो एक को देखते हैं, एक जो सरदार कर रहा है उसी को। वो किस्मत होती है, चलो भी वो चल गया, हो गया, या वो बच गया, या कोई उसके घर ने परिवार वालों ने कोई अच्छे कर्म कर रखे थे, उसको उसका फल मिल गया। लेकिन वो जो 99,999 है ना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो मेरा तो यही निवेदन है युवाओं को कि अपने घर परिवार की तरफ देखें सबसे पहले, कि आपको पाल पोस के उन्होंने बड़ा करा, अपने खून से आपको सींचा है, आप किसी के बहकाव में ना आए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, खेलों पे ध्यान दें, अपने समाज को कैसे हम अच्छा बने, अपने उसके बाद हम अपने परिवार के जो हमारे छोटे उनको कैसे अच्छा भविष्य दे सकते हैं उसके बारे में सोचें। तो उसको सोचेंगे तो निश्चित तौर पर इन चीज़ों से दूर रहेंगे। तो मेरा तो यही है कि भाई जो युवा है वो इस तरफ नहीं जाना चाहिए। वो जो देखता है कि ये आजकल रील चल रही है, इनकी रील के माध्यम से, लेकिन इसकी असलियत कितनी भयंकर है, ये अगर आप वो 99,999 को देखेंगे ना, अपने आसपास देखेंगे कि नशे में उस परिवार का क्या हुआ, ये गुंडागर्दी करा था इस परिवार का क्या हुआ। तो ये इस चीज़ में जो है सोचेंगे तो फिर वो इस चीज़ की तरफ नहीं जाएंगे, वो फिर खेलों की तरफ जाएंगे। करेक्ट सर। या पढ़ाई की तरफ जाएंगे, और जाना भी वहीं पे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम जैसे हम अपनी रामलीला कराते हैं यहाँ पे, हम उसमें भी हम ये अब की बार विचार बना रहे थे, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सम्मान करेंगे, खिलाड़ियों को तो हम करते ही हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं उनका भी। तो एक रामलीला में भी हम यही इसलिए करते हैं, 10 दिन पहले हम दशहरा करते हैं, रामलीला करते हैं कि लोग वहाँ पे आएँ और अपने बच्चों को लेके आए। ये क्योंकि संस्कार ये बचपन में ही दिए जाते हैं। ये बच्चे, हाँ, अगर बच्चों के संस्कार बचपन से ही बढ़िया होंगे, उनकी नींव बचपन में ही मजबूत होगी, तो निश्चित तौर पे वो आगे भी मतलब कामयाबी हासिल करेंगे, चाहे वो पढ़ाई में करें चाहे खेलों में। तो बस इसलिए तो हम तो यही निवेदन करते हैं, अपने यहाँ भी रामलीला में आओ, देशभक्ति हम प्रोग्राम करते हैं, विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, बांग्लादेश में विजय वो मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, तिरंगा यात्रा करते हैं। तो जिससे कि युवा देश की भक्ति की तरफ और धार्मिक भावना की तरफ अट्रैक्टिव हो, खेलों की तरफ अट्रैक्टिव हो, अपनी पढ़ाई की तरफ अट्रैक्टिव हो, और इनकी तरफ नशे और ये जो गुंडागर्दी है, गैंगस्टर जो लाइफ बोलते हैं, कुछ नहीं है, जीरो है। कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं, कितने उनको देखो, वो जो जेलों में पड़े हैं, कोई एक को देख रहे हो आप, जो जेलों में पड़े हैं लाखों आदमी, उनको भी तो देखो। और जो चले गए, बर्बाद हो गए, या जो जिनका अंत हो गया, उनको देखना चाहिए, उससे सीख मिलेगी आपको। बिल्कुल। जब आप ठोकर खा के सीखोगे, पूरी जिंदगी कम आपके लिए। आप दूसरों को देख के फिर आप सीखते हो ना, तो उससे बड़ा कोई बात नहीं। लेकिन दूसरों को ये देखो कि इस चीज में ये 1000 थे, 1000 में एक बचा, बाकी 999 का क्या हाल हुआ है, अंत बुरा है। हाँ बिल्कुल, लास्ट में चीजें ठीक नहीं है ये ना। फाइनली ये देखो भाई लास्ट में होना क्या है, बिल्कुल क्या निकल के आना है, कुछ फायदा नहीं उस चीज का। तो यूथ को थोड़ा दूर रहना चाहिए इन सब चीजों से, बिल्कुल दूर रहना चाहिए चीजों से। उनको अपना पढ़ाई में, अपने खेल में, अपने कैरियर में वहां पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल लाठी जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, अपना हमें समय दिया। और एक बार हमारे दर्शकों को कह दीजिए, एक बार थोड़ा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। सच इंडिया लाइव, सच इंडिया लाइव आप सभी इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। जैसे मेरे पास फोन आया कि आपके पास आना है, तो मैंने पूछा क्या कह रहे हैं, हम सच दिखाते हैं। मैं जब सच दिखाते हैं तो भैया फिर जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप आए, आज आपने काफी देर यहाँ पे हमारे को सुना और हमारी नहीं परेशान नहीं करा, काफी बातें आपने पूछी और उन बातों का भी मतलब जवाब लिया जो आज तक बातें नहीं निकली थी बाहर। मतलब सिर्फ एक जनता को हक है अपने लीडर के बारे में जानने का, वो चीज आपने कई ऐसी जो अनछुए पहलू होते हैं या अनछुई बातें होती है, उनको आपने आज पूछा। तो आपके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऐसे आप काम करते हैं, ऐसे आप। थैंक यू सो मच सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।